हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों को आपके अपने चैनल लेट्स गोल पर दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब ठीक होंगे और ठीक रहना ही चाहिए, क्योंकि बिना ठीक हुए कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता है। और पढ़ाई के लिए तो एकदम चेहरे पे मुस्कान लेकर आइए और फिर जम के पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई ही जीवन है और जीवन है तभी पढ़ना भी है। तो एक सूफी कहानी सुनाता हूँ, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। सूफी कहानी में मुल्ला नसरुद्दीन शिक्षक बनने का सपना देख रहा था कि हम भी शिक्षक बने और समाज और राष्ट्र को कुछ अच्छा आधार दे सके। इसके लिए शिक्षक बनना वो बड़ा जुनूनी टाइप का था मुल्ला नसरुद्दीन। सो उसको किसी ने बोल दिया था कि शिक्षक बनना इतना आसान नहीं है। तो मुल्ला नसरुद्दीन जो था वो डीमोटिवेट हो गया था, हतोत्साहित हो गया था। तो वह गुरु की तलाश करने लगा और सोचने लगा कि कोई मुझे ऐसा शब्द गढ़ के दे दे, ऐसा शब्द बता दे, ऐसा कोई लॉजिक बता दे कि मैं कभी किसी द्वारा डीमोटिवेट ना हो पाऊं। सो उसे रास्ते में एक गुरु मिले। तो गुरु से उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, मैं शिक्षक बनना चाहता हूं और कभी कभी कुछ लोग हमें मिलते हैं तो डीमोटिवेट कर देते हैं, कहते हैं कि शिक्षक बनना इतना आसान नहीं है। सो कुछ ऐसा वर्ड दीजिए, कुछ ऐसा बताइए कि मैं हमेशा प्रसन्नचित होकर और लगातार मेहनत करता रहूं। तो गुरु को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरु ने कहा कि क्या मतलब शब्द से काम चल जाएगा? तो हाँ गुरुदेव, शब्दों से काम चल जाएगा, शब्दों का ही तो खेल है। तो गुरु ने मुल्ला नसरुद्दीन को समझाते हुए कहा कि जब भी डीमोटिवेट होना, जब भी हतोत्साहित हो जब तुम्हें कोई करे तो उस व्यक्ति से तुम दूरी बना लेना, पहला बात। दूसरा बात है कि अगर वो व्यक्ति कहाँ कहाँ भागोगे, हर जगह वैसे ही व्यक्ति मिलते हैं, तो भागना नहीं है बल्कि भाग को ही बदल देना है। तो गुरु ने मुल्ला नसरुद्दीन को समझाते हुए कहा कि जब भी हतोत्साहित हो जाइए तो आप क्या करना, बस मेरे एक शब्द याद रखना, और वह शब्द है यह दिन भी बीत जाने वाला है। यह दिन भी बीत जाने वाला है, या यह दिन भी बीत ही जाएगा। तो दोस्तों, आप भी मुल्ला की तरह अगर हतोत्साहित हो जाते हैं तो हतोत्साहित होना नहीं है, बल्कि दुगनी ऊर्जा के साथ। और जब भी डिमोटिवेट हो तो हतोत्साहित होने के बजाय आप यह याद रखिए कि गुरु ने कहा था कि यह दिन भी बीत जाएंगे। तो चलिए, आज बाल विकास का बड़ी शानदार टॉपिक लाया हूं। यह टॉपिक कहीं ना कहीं आपके सीटेट में अच्छा स्कोर आएगा, यह मेरा पूरा विश्वास के साथ आया हूं। और आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो अच्छा फील होगा आपको, और अच्छा फील से ज्यादा आपका नंबर स्कोर बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। और मेरा विश्वास और आपका विश्वास, दोनों विश्वास अगर मिल जाए तो जान ही रहे हैं कि क्या हो सकता है। आप भी फ्यूचर में टीचर बनने का सपना बिल्कुल देखना चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन के तरह हतोत्साहित जब भी होने लगे, आप एक ही बात याद रखिए, यह दिन भी बीत जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज है बाल विकास का महत्वपूर्ण टॉपिक। बाल विकास का महत्वपूर्ण टॉपिक आज है, जो कहीं ना कहीं आपके स्कोर में बहुत अच्छा टॉपिक है। आनंद फानन का बात नहीं है, ये एकदम सटीक है। यह बड़ी मेहनत, बहुत समय लगता है इसको तैयार करने में। तो आप लोग इस वीडियो को कई बार देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में सेट हो जाएंगे, छप जाएंगे। और जब सेट हो जाएगा तो समझ ही रहे हैं कि सीटेट आपसे दूर नहीं होगा। जब सीटेट का रिजल्ट होगा, शिक्षक आप ही बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कहता है अधिगम अंतरण। अधिगम अंतरण 3 प्रकार का होता है। ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आलतू फालतू का चीज नहीं है, टाइम पास नहीं है वीडियो। यह वीडियो बड़ी सटीक है, थोड़ा समय और बड़ी सटीकता में बहुत सारा जानकारी आपको मिलने वाला है। तो अधिगम अंतरण जो है वह 3 प्रकार का होता है, याद रखेंगे। धनात्मक अंतरण, ऋणात्मक अंतरण और शून्य अंतरण। याद हुआ ना? सीधे सीधे सवाल पूछता है सीटेट
कि अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिगम अंतरण 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक और तीसरा शून्य अंतरण। शून्य अंतरण जगह कम था इसलिए मैंने शॉर्ट में शून्य अंतरण आप समझ जाएंगे। तो अधिगम अंतरण 3 प्रकार के, धनात्मक अंतरण, ऋणात्मक अंतरण और शून्य अंतरण। इसे आप याद रखेंगे। अब कहिएगा कि धनात्मक अंतरण में क्या होता है? तो धनात्मक अंतरण में यह होता है कि जब कोई साइकिल चलाना सीखता है तो उसी के आधार पर मोटरसाइकिल चलाना भी सीख लेता है, और जब मोटरसाइकिल चलाना सीख लेता है तो उसी बेस के आधार पर वह कार, मारुति चलाना भी सीख लेता है। तो बच्चा जब स्कूल जाता है तो धनात्मक अंतरण उसको जो चीज वो जानता है उसी के आधार पर अगला चीज को भी वो जान पाता है। तो इसे ही हम धनात्मक अंतरण के रूप में जान सकते हैं, या होता ही है। यह बात आप याद रखेंगे। धनात्मक अंतरण। ऋणात्मक अंतरण क्या होता है? तो ऋणात्मक अंतरण में कहीं कोई रूपांतरण देखने को नहीं मिलता है। कहीं कोई रूपांतरण देखने को नहीं मिलता है। इसमें होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपको संस्कृत पढ़ना है। मान लीजिए कि आपको संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत का भाषा अलग होता है, और अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना है तो दोनों अलग अलग मैटर होता है। दोनों अलग अलग मैटर होता है। तो कहीं ना कहीं इसी को हम ऋणात्मक अंतरण के रूप में जान सकते हैं, या होता ही है। तीसरा है शून्य अंतरण। शून्य यानी कहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कहीं कोई फर्क ना पड़े, उसे ही शून्य अंतरण के रूप में जान सकते हैं। तो सीटेट यह कहीं ना कहीं सवाल पूछता है, और बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिख के मैं एक ही लाइन में बहुत सारा बात रखने का प्रयास किया हूं। पहला है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक और तीसरा है शून्य अंतरण। तो अंतरण 3 प्रकार के होते हैं। यह बात आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बाल्यावस्था को मिथ्यावस्था के रूप में भी जाना जाता है। कई बार सीटेट में यह सवाल रिपीट हुआ है कि मिथ्यावस्था किस काल को कहा जाता है? मिथ्यावस्था किस काल को कहा जाता है? तो मिथ्यावस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। यह बात आप याद रखेंगे। यह बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। किशोरावस्था के दौरान गहन और जटिल समाजीकरण होता है। देखिए, किशोरावस्था जो होता है तूफान की अवस्था के रूप में भी जाना जाता है किशोरावस्था को। इसमें बच्चा किसी का बात उसे अच्छा ही नहीं लगेगा, उसे तूफान किसी की परवाह नहीं करता, ऐसा आप याद रखेंगे। तो किशोरावस्था के दौरान गहन और जटिल समाजीकरण होता है, यही याद रखेंगे। सीटेट एक सवाल बनाता है, हमेशा सवाल आता है यह कि किशोरावस्था के दौरान डैश होता है, उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि गहन और जटिल समाजीकरण होता है। गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। यह बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। कई बार यह भी रिपीट हुआ है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा टॉपिक, निचोड़ है यह। निचोड़ मतलब आप जब सेट प्रैक्टिस करेंगे या जब सीटेट के एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम आने वाले हैं या नेक्स्ट में भी एग्जाम आएंगे, तो यह कहीं ना कहीं आपको मेरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आप देखेंगे अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। यह बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। रटकर याद करने से बच्चों में वास्तविक समझ का अभाव होता है। देखिए, रटकर कोई भी ऑप्शन आपको अगर बच्चा को अगर पढ़ाना है तो रटकर नहीं, बल्कि बच्चा को वो बात समझ में भी आना चाहिए। अगर रट्टा याद करवा दीजिए, जैसे बच्चा को डर, जैसे पापा घर पर आए, शिक्षक जी क्लास में डर जाता है बच्चा, कह रहे गुरु जी आ गए अब क्या होगा। नहीं, सबसे पहला चीज है बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल होना चाहिए। दोस्ताना माहौल होना चाहिए। दोस्ताना माहौल में होता क्या है कि बच्चे बड़ी आसानी से टीचर के साथ घुल मिलकर वह अपने जिज्ञासा को और परखर करते चला जाता है, खोजते चला जाता है। तो बच्चे को रटवाना नहीं है, बच्चे को समझाना है, बच्चे को समझ में आना चाहिए।
इसीलिए कोई भी ऑप्शन में आपको अगर रटकर होता हो या रट्टा के माध्यम से उसे पढ़ाई करवाया जाता है तो उससे बच्चों में समझ का अभाव होता है। तो यह कहीं ना कहीं रटकर याद करने में बच्चों का वास्तविक समझ का अभाव होता है। वास्तविक समझ का अभाव बच्चे को इनमें से किस ऑप्शन से होता है? तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा रटकर, वास्तविक समझ का अभाव होता है। तो यह बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। कोई भी बालक विशिष्ट होता है। प्रत्येक लोग यूनिक है, आप भी यूनिक है, हम भी, सब यूनिक है। किसी का अंग किसी से कम नहीं। सारे लोग, प्रकृति ने बेजोड़ संरचना बनाई है, सभी लोग को यूनिक बनाया है। हर किसी के अंदर बेजोड़ चीज है, हर किसी के अंदर बेजोड़ चीज है। यह बात अपने दिमाग में सजा लेना है। कोई भी बेकार नहीं है और कोई भी, सब अनूठा है, सब बेजोड़ है। किसी को भी हीन भावना से ग्रसित होने की बात नहीं होनी चाहिए। यानी प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। प्रत्येक शिक्षार्थी जो होता है स्वयं में विशिष्ट होता है। विशिष्ट का मतलब होता है कि उसकी रुचियां, प्रतिभा अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। रुचि अलग होगा। हर किसी का रुचि एक टाइप का नहीं होता, अलग अलग होता है। हर किसी का खाना एक तरह का पसंद नहीं होता है, अलग अलग टाइप का पसंद होता है। किसी को चावल खाना पसंद है, किसी को रोटी खाना पसंद होता है, किसी को मिठाई, रसगुल्ला, ये सब होता है। तो यह बात आप, और सबसे स्वादिष्ट, दुनिया में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन कौन, बताइए? तो भूख सबसे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन है। अगर आपको भूख लगा है तो दुनिया का कोई भी भोजन आपको अति स्वादिष्ट लगेगा। अगर पेट भरा हुआ है तो आपका फेवरेट भोजन अगर रसगुल्ला भी है तो बेकार है वो। इसलिए भूख को मैं सबसे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन के रूप में मानता हूं। और यहां आप याद रखेंगे कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट, जैसे कि उसकी रुचि, प्रतिभा अलग अलग होती है, इसीलिए प्रत्येक विद्यार्थी विशिष्ट होता है। नेक्स्ट चलेंगे, किंडरगार्टन विधि को खेल विधि के नाम से भी जाना जाता है। किंडरगार्टन विधि को किस नाम से जाना जाता है? खेल विधि के नाम से। तो याद रखेंगे, किंडरगार्टन विधि के को खेल विधि के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन में दे देगा कि खेल विधि को और किस नाम से जाना जाता है? तो किंडरगार्टन विधि के नाम से जाना जाता है। या किंडरगार्टन विधि का और दूसरा नाम क्या है? तो खेल विधि। इसे आप याद रखेंगे। दूसरा है कि खेल विधि के जन्मदाता फ्रोबेल को माना जाता है। फ्रोबेल जो जर्मनी के रहने वाले थे। फ्रोबेल कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के रहने वाले थे। तो आप याद रखेंगे, किंडरगार्टन विधि को खेल विधि के नाम से जाना जाता है। और इस खेल विधि के या किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता फ्रोबेल ने एक सिद्धांत दिया है, इसे आप याद रखेंगे। फ्रोबेल का एक सिद्धांत है अनेकता में एकता का सिद्धांत। बहुत इंपोर्टेंट है, बन सकता है आने वाले दिनों के लिए। अनेकता में एकता का सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रोबेल ने दिया। जैसा कि माना जाता है कि फ्रोबेल का जब जन्म हुआ, जन्म के साथ ही उनकी मां चल बसी थी, और जो उनकी सौतेली मां आई थी उनसे उनका बनता नहीं था, और वे एकांत में रहते रहते इन्होंने बहुत अच्छा किंडरगार्टन विधि और अनेकता में एकता का सिद्धांत जैसे चीज को इन्होंने दुनिया के सामने ला के रख दिया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बालक को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक। बालक को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कौन सा कारक होता है? तो खेल का मैदान। देखिए, किसी भी व्यक्ति, जैसे बालक का एक स्वभाव होता है खेलना, इसीलिए इस विधि सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वो खेल कूद का मैदान होता है। तो ऑप्शन में मिलेगा, पूछा जाएगा कि बालक को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन है? तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा खेल का मैदान। उसे आप टिक लगाएंगे और 1 नंबर आप पक्का कर लेंगे। तो आगे चलते हैं, और थकना नहीं है, रुकना नहीं है, पढ़ते रहना है। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट, बालक में नैतिकता की स्थापना के लिए देखिए, जैसे हम दूसरा से उम्मीद क्या करते हैं कि दूसरा हमें खूब अच्छा कहे, और हम भी उसे अच्छा लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं इसकी कोई परवाह नहीं करता है। केवल यह
जैसे कोई अगर पिताजी है या गुरुजी हैं तो वो खैनी खाएंगे, पान खाएंगे और वो कहेंगे कि मेरा बच्चा पान और खैनी नहीं खाने से खाएगा तो ये ठीक बात नहीं है। अगर बच्चों के सामने शिक्षक जो आदर्श रूप में माने जाते हैं, आदर्श रूप ही होते हैं, अगर वही शिक्षक पान खा के आते हैं, सिगरेट पीते हैं, खैनी खाते हैं, तो इससे बच्चों में हीन भावना का बच्चे शिकार हो सकते हैं। इसीलिए अगर बच्चे को अगर अच्छा बनाना है तो शिक्षक को सबसे ज्यादा व्यवहारिक रूप में आना अति आवश्यक माना जाता है। यह सवाल कई बार सीटेट में पूछ चुका है। तो देखिए, बालक को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक खेलकूद का मैदान है। नेक्स्ट है, बालक में नैतिकता की स्थापना के लिए शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार बेजोर माना जाता है। आदर्श यानी खूब अच्छा, जैसा हम अपने बच्चों के साथ बिहेव करते हैं ठीक उसी तरह हर बालक के साथ अगर बिहेव हो, अच्छा व्यवहार अगर उसके साथ प्रस्तुत किया जाए तो बच्चा वही व्यवहार को सीखकर बड़ा जब बनेंगे तो वो आदर्श रूप देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। पीनियल ग्रंथि, कई बार ऐसे टेट में रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि पीनियल ग्रंथि शरीर के किस हिस्सा में पाया जाता है? तो मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि का संबंध मस्तिष्क से है। पीनियल ग्रंथि का संबंध मस्तिष्क से है, यह बात आप याद रखेंगे। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। इस व्यक्ति कहता है कि इस ग्रंथि में दोष के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास नहीं हो पाता है। आपसे सीटेट सवाल करता है कि व्यक्ति का लैंगिक विकास इनमें से किस ग्रंथि के कारण नहीं हो पाता है? तो पीनियल ग्रंथि के अभाव में। जैसे पीनियल ग्रंथि आप याद रखेंगे, यह मस्तिष्क में पाई जाती है और इस ग्रंथि के में दोष के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास नहीं हो पाता है पीनियल ग्रंथि की वजह से। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आगमन विधि। सबसे पहले समझेंगे कि आगमन में होता क्या है। आगमन में पहले उदाहरण फिर नियम। आगमन में पहले बहुत सारा उदाहरण दिया जाता है और उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है। तो आगमन विधि पूछेगा कि आगमन विधि में क्या होता है? तो पहले उदाहरण और फिर नियम। और निगमन विधि में क्या होता है? तो ठीक आगमन का उल्टा होता है निगमन। न से निगमन और न से नियम, न से निगमन और न से नियम। यानी निगमन जहां भी आ जाएगा समझ जाइएगा कि पहले नियम होगा फिर उदाहरण होगा, और आगमन में पहले उदाहरण और फिर नियम। यह बात आप गांठ बांध लीजिए, चूंकि सीटेट का यह फेवरेट सवाल बनता है जो आप लोगों को जानना अति आवश्यक है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। आगमन विधि को प्रयोगशाला विधि के नाम से भी जाना जाता है। आगमन विधि को प्रयोगशाला विधि के नाम से भी जाना जाता है, यह बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखो, सुनो और बोलो प्रदर्शन विधि पर आधारित होता है। प्रदर्शन विधि पर आधारित होता है। देखो, सुनो और बोलो, यह किस विधि पर आधारित होता है? प्रदर्शन विधि। सीधे सीधे सवाल पूछता है कि देखो, सुनो और बोलो को प्रदर्शन विधि पर आधारित माना जाता है। इसे आप याद रखेंगे, कई बार यह सवाल पूछा गया है। आगे चलते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर बल देता है। देखिए, अंतर्दृष्टि का मतलब क्या होता है? आपको जैसे भूख लगता है तो एक ही चीज नजर आता है और उसका नाम है भोजन। अगर भूख में कोई चीज नजर आता है क्या? नहीं आता है ना। तो अंतर्दृष्टि यानी किसी चीज को पाने की अगर ललक, इच्छा अगर अंदर से जगा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाती है, नहीं पाएगी। तो इसे आप याद रखेंगे कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत को नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर बल देता है। अगर अंदर से इच्छा है कि मैं नया करूं, नया सीखूं, नया जानूं, तो यही नया चीज करने पर बल देता है। तो इसी को कहा गया है रचनात्मक कार्य। और सबसे बड़ा चीज पूछा जाता है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर साहब ने दिया। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। कोहलर, याद हुआ ना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, बच्चा अनुकरण से ज्यादा सीखता है। बच्चा सबसे ज्यादा किससे सीखता है? तो अनुकरण से। अनुकरण माने होता है नकल।
जैसे वो बड़ों को करते हुए देखेगा, ठीक उसी तरह से वो करेगा। देखिए बहुत नाजुक मोड़ होता है। यहीं पर अगर बड़े अगर आदर्शवादी रूप में अगर प्रस्तुत नहीं होंगे उनके सामने, बच्चों के सामने, तो वही बच्चा बाद में चलकर अच्छा नहीं कर पाता है। तो अगर यहीं से अगर अनुकरण के माध्यम से अगर बच्चा सीखता है, अगर सारे लोगों के ब्रेन में अगर यह बात धर कर जाए, तो कोई भी बच्चा बेजोड़ हो सकता है। तो बच्चा सबसे ज्यादा किससे सीखता है? अनुकरण से, अनुकरण से। तो इसे आप याद रखेंगे, सीटेट का फेवरेट सवाल बनता है। नेक्स्ट है, मानव विकास को वंशानुक्रम और वातावरण सर्वाधिक प्रभावित करता है। विकास का सबसे अच्छा थर्मामीटर क्या? विकास का सबसे अच्छा थर्मामीटर क्या? वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम का तो महत्व होता ही है कि आप जन्म कहां लिए, पहला बात। दूसरा होता है कि आपको वातावरण कैसा मिल रहा है। वातावरण ही आपके अच्छे भविष्य का सूचक होता है और वातावरण ही आपको कहीं ना कहीं डैमेज कर देगा। इसीलिए बच्चे को हर माँ बाप चाहते हैं कि इसे अच्छा विद्यालय भेजा जाए, अच्छे लोगों के साथ रखा जाए और अच्छा माहौल में ही इसे ज्यादातर रखा जाए, ताकि बच्चा बड़ा होकर बड़ा बने, अच्छा बने। तो यह बात आप याद रखेंगे। ऐसे तो बहुत सारा वर्ड है, लेकिन इतना ही से आपका सीटेट का काम बनने को है। चलिए, तो मानव विकास को वंशानुक्रम और वातावरण प्रभावित करता है, यह बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है यह, सीधे सीधे पूछता है सीटेट कि किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है को किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो क्रो एंड क्रो, इसको याद रखेंगे। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, वो क्रो एंड क्रो ने कहा था। क्रो एंड क्रो ने कहा था। देखिए अब कहेगा जब क्रो एंड क्रो कौन थे, तो बहुत सारे दिनों से सुनते आ रहे होंगे, क्रो एंड क्रो पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन क्रो एंड क्रो अनुमान लगाते होंगे आप लोग कि क्रो एंड क्रो कोई मनोवैज्ञानिक तो थे ही, पति पत्नी थे, दाम्पत्य, यानी पति पत्नी दोनों का नाम है क्रो एंड क्रो। तो इसे आप याद रखेंगे। देखिए किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार होता है। देखिए जो चिंतन का मतलब होता है समाधान निकालने वाला, चिंतन का मतलब होता है समाधान निकालने वाला। अगर समाधानी बच्चा है, अगर चिंतनशील बालक है, तो समझ जाइए कि उसका जीवन सफल है। अगर बच्चा चिंतनशील है तो समझ जाइए कि वो अपने जीवन का रास्ता खुद बना लेगा। क्रो एंड क्रो पति पत्नी ने मिलकर क्रो एंड क्रो दाम्पत्य इनको कहा जाता है, ने इस वर्ड को गढ़ा था या इन्होंने बताया था कि किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार होता है। इसलिए बच्चे को चिंतनशील बनाना चाहिए, उसे खोजी प्रवृत्ति का बनाना चाहिए, ताकि वो अपने आप को पहचान सके। चलिए नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी से मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो 1900 ईस्वी से मानी जाती है। यह बात आप याद रखेंगे, नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति से ही संवेग की उत्पत्ति होती है। कई बार यह सीटेट में रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि मूल प्रवृत्ति से संवेग की उत्पत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति से ही संवेग की उत्पत्ति होती है, यह बात आप याद रखेंगे। मूल प्रवृत्ति से ही संवेग की उत्पत्ति होती है। यह संवेग की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो मूल प्रवृत्ति से। मूल प्रवृत्ति के बाद क्या होता है? तो संवेग की उत्पत्ति होती है। तो यह बात आप याद रखेंगे। और सबसे बड़ा सवाल पूछता है यहाँ से कि मूल प्रवृत्ति के जनक किसे माना जाता है? तो विलियम मैकडूगल को माना जाता है। विलियम मैकडूगल को, बहुत अच्छा सवाल बनता है दोस्तों। तो इसे आप याद करेंगे कि मूल प्रवृत्ति से ही संवेग की उत्पत्ति होती है। और मूल प्रवृत्ति के जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम मैकडूगल को। मूल प्रवृत्ति के जनक विलियम मैकडूगल, मूल प्रवृत्ति के जनक विलियम मैकडूगल, इसे आप याद करेंगे। और जो मैंने बॉक्स में लिखे हैं वो थोड़ा सा अपने हिसाब से मैं लिखता हूं,
तो यह काफी अच्छा सवाल बनता है, इसे भी आप याद रखेंगे। जैसे स्किनर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। स्किनर जिन्होंने प्रयोग किया था चूहा पर इन्होंने प्रयोग किया था स्किनर साहब ने। तो स्किनर को व्यवहारवादी माना जाता है। स्किनर को क्या माना जाता है? स्किनर को माना जाता है, क्वेश्चन बनाएगा कि स्किनर को माना जाता है, एक ऑप्शन में रहेगा व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, समाजवादी, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे कि स्किनर को व्यवहारवादी माना जाता है। स्किनर को व्यवहारवादी माना जाता है। यह बात आप याद रखेंगे, यह बात ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि कोहलर को क्या माना जाता है? तो संज्ञानवादी। काफी अच्छा सवाल बनता है, यह काफी अच्छा सवाल बनता है कि संज्ञानवादी किसको माना जाता है? तो कोहलर को संज्ञानवादी माना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। कभी कभी ऑप्शन में सीधे सुल्तान डाल देता है और कभी कभी हो सकता है तो आपको चिंपैंजी डाल देगा। तो सुल्तान का ही नाम चिंपैंजी था, या आप कह सकते हैं सुल्तान नामक चिंपैंजी पर उन्होंने प्रयोग किया था। तो यह बात आप याद रखेंगे कि संज्ञानवादी किसे माना जाता है? कोहलर को। संज्ञानवादी कोहलर और व्यवहारवादी स्किनर। चलिए, और कोहलर ने प्रयोग किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, तो इसे आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट सवाल है कि जो हमारा विद्यालय है उसमें शिक्षक और छात्र का क्या अनुपात होना चाहिए? ऐसे तो टीचर के अभाव में जान ही रहे हैं कि टीचर एक और छात्र जो होते हैं 100-150, तो वो पढ़ाने का तरीका नहीं है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया, वह एक निश्चित अनुपात में बनाया। बात को उन्होंने रखा कि नहीं, 30 छात्रों पर एक शिक्षक का होना अति आवश्यक है। 30 छात्रों पर एक शिक्षक का होना अति आवश्यक है, तभी शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है और शिक्षा का जो मूल संरचना है उसको बच्चों में समाहित किया जा सकता है। तो आप याद रखेंगे कि अगर एक शिक्षक पर कितने छात्र होने चाहिए? तो 30। एक शिक्षक और 30 विद्यार्थी को एक शिक्षक अच्छा रूप से हैंडल कर सकता है। तो एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप लोग समय को नहीं देखें, इसलिए आप लोग समय देख लेते हैं करे, लेकिन ऐसे बहुत सारा समय आप गप करते हैं, बहुत सारा सिनेमा देखते हैं, तो वो उससे समय नहीं जाता है। लेकिन इसको रिकॉल कर लेते हैं फिर से। चलिए, अधिगम अंतरण कै प्रकार के? 3 प्रकार के, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक में क्या होता है? तो एक सीखा हुआ दूसरे सीखने का आधार बनता है, फिर उसी के आधार पर आगे और यानी आप साइकिल चलाना सीखते हैं, उसके बाद उसी के आधार पर आप बाइक चलाना सीख लेते हैं, फिर बाइक चलाना जब आ जाता है तो आप 4 व्हीलर चलाना शुरू कर देते हैं। तो इसी को कहते हैं धनात्मक, यानी जुड़ते जाना। और ऋणात्मक, कोई फर्क नहीं आना, आप संस्कृत पढ़िए और इंग्लिश पढ़िए, दोनों अलग अलग है, तो इसको ऋणात्मक कह सकते हैं। और शून्य अंतरण में कोई फर्क नहीं होता है, बच्चा इसमें कोई भी विभेद नहीं कर पाता, यानी शून्य अंतरण से सबसे ज्यादा सवाल धनात्मक से पूछा जाता है। धनात्मक अंतरण याद रखेंगे कि अधिगम अंतरण जो होता है 3 प्रकार के होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था को मिथ्या की अवस्था कहा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। किशोरावस्था के दौरान गहन और जटिल समाजीकरण होता है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, रटकर याद करने से बच्चों में वास्तविक समझ का अभाव होता है। बच्चे को रटना नहीं, रटवाना नहीं है, समझाना है। उसे समझ भी आना चाहिए, उसे अपने अंतर्दृष्टि में वो बात समाहित होते हुए मतलब देखा जाना चाहिए, इसलिए बच्चे को रटवाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, जैसे उसका रुचि अलग होगा और वह अलग अलग तरीका से हर बच्चा विशिष्ट होता है, इसलिए सब बच्चों अलग अलग तरह से जैसे रुचि अलग होता है, प्रतिभा अलग होता है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है
किंडरगार्टन विधि के जनक कौन? फ्रोबेल। इसे ही खेल विधि के नाम से जाना जाता है, इसे ही खेल विधि के नाम से जाना जाता है। और फ्रोबेल ने एक सिद्धांत दिया, अनेकता में एकता का सिद्धांत। अनेकता में एकता का सिद्धांत किसने दिया? फ्रोबेल साहब ने दिया। नेक्स्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, बालक को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक खेल कूद का मैदान है। जैसे कि बच्चे का स्वभाव होता है खेलना, इसीलिए इसको बालक को सबसे ज्यादा प्रभावित खेल का मैदान ही करता है। तो खेल का मैदान अगर बेहतरीन वातावरण के रूप में अगर लिया जाए तो वाकई में बच्चे बहुत अच्छा बन सकते हैं। नेक्स्ट है, बालक में नैतिकता की स्थापना के लिए शिक्षक को आदर्श रूप में होना बेजोड़ माना जाता है। चूंकि अधिकांश समय बच्चा जो होता है परिवार के बाद शिक्षक के साथ ही बिताते हैं, इसीलिए शिक्षक को सबसे ज्यादा जो है आदर्श रूप में होना माना जाता है। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पिनियल ग्रंथि का संबंध मस्तिष्क में है। पिनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। यह बात याद रखेंगे। इस ग्रंथि में अगर आपको दोष होता है तो व्यक्ति का लैंगिक विकास नहीं हो पाता है। यानी पिनियल ग्रंथि जो होता है, अगर उसमें अगर दोष है तो बच्चों का जो है लैंगिक विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखेंगे, आगमन विधि पहले उदाहरण फिर नियम, और निगमन पहले नियम फिर उदाहरण। याद रखेंगे। तो आगमन विधि को प्रयोगशाला विधि के नाम से भी जाना जाता है। आगमन विधि को प्रयोगशाला विधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, देखो सुनो और बोलो। देखो सुनो और बोलो को प्रदर्शन विधि पर आधारित होता है। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर बल देता है। देखिए, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो होता है नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर बल देता है। रचना यानी अंदर से अगर मन है तो कोई कहे ना कहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने दिया। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बच्चा अनुकरण से ज्यादा सीखता है। अनुकरण माने नकल। अगर बड़ों का आदर्श रूप अगर है और वो बच्चा नकल करता है तो समझ जाइए कि वो बच्चा आगे चलकर बहुत अच्छा बन सकता है। तो बच्चा अनुकरण से ज्यादा सीखता है। नकलची होता है, नकलची स्वभाव होता है। नेक्स्ट है, मानव विकास को वंशानुक्रम और वातावरण सर्वाधिक प्रभावित करता है। मानव विकास को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? तो वंश और वातावरण। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। जो बच्चा जितना अच्छा चिंतन करेगा वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। ऐसा कौन मनोवैज्ञानिक बोले थे? क्रो एंड क्रो, पति पत्नी, दोनों का एक समाहित नाम है, सम्मिलित नाम है, क्रो एंड क्रो। इन्होंने कहा था किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। को किसने कहा था? क्रो एंड क्रो, पति पत्नी थे दोनों। चलिए नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी से मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी से मानी जाती है। इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति से ही संवेग की उत्पत्ति होती है। यह सवाल कई बार सीधे आया है, हमेशा रिपीट हुआ है कि मूल प्रवृत्ति से ही संवेग की उत्पत्ति होती है। इसे आप याद रखेंगे। दूसरा सवाल इससे बनता है कि मूल प्रवृत्ति के जनक किसे माना जाता है? मूल प्रवृत्ति के जनक मैकडूगल साहब को माना जाता है। मूल प्रवृत्ति के जनक मैकडूगल साहब को माना जाता है। नेक्स्ट है कि स्किनर ने प्रयोग किया था चूहा पर, और स्किनर को व्यवहारवादी माना जाता है। व्यवहारवादी, सीधे याद रखेंगे आप कि स्किनर जहां भी आए चूहा पर प्रयोग किया था और इनको व्यवहारवादी माना जाता है। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कोहलर को संज्ञानवादी माना जाता है। कोहलर ने प्रयोग किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, शिक्षक और छात्र का जो अनुपात, शिक्षक अगर एक है तो वह 30 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं। यानी शिक्षक 1 अनुपात छात्र जो है 30, यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक का होना शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कहता है। तो इसे आप याद रखेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो और लोगों को बताएंगे और एकदम चेहरे पर मुस्कान लेके पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।